Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 ऑफ 6th स्टैंडर्ड सोशल साइंस NCERT, जहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है द अर्थ आर हैबिटेड एंड ये आपका फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर में आपने क्या करना है, जो सोलर सिस्टम है यहाँ पे आपकी पिक्चर दी हुई है उसमें हमारे अर्थ की क्या पोजीशन है वो हमें समझनी है। देखो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, हम कोई भी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उसको पढ़ने का हमारा एक मकसद होता है। जैसे कि हम साइंस की 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे इन्वेंशंस पढ़े थे, वो इन्वेंशंस क्यों हुए थे ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम आगे क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये हम सीखते हैं एंड उनसे क्या डिस्कवरीज़ होंगी, और वो जो डिस्कवरीज़ होंगी बेसिकली उनसे ह्यूमन का वेलफेयर कैसे होगा, यही तो हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप कहें कि हम सोशल साइंस की बात करें तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ने का अपना एक अलग मकसद होता है कि हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वर्ल्ड वार 1 के बारे में, वर्ल्ड वार 2 के बारे में, ये सारे इंसिडेंट क्यों हुए, क्या गलतियाँ की थी, आगे वो गलती ना दोहराएं, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो इंडिपेंडेंस हमें मिली, कितना स्ट्रगल किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, उन सारी चीज़ों का हम एहसास करते हैं और समझते हैं कि हम आने वाले टाइम में अपनी फ्रीडम को किसी और को ना देने दें। तो ये हमारा मेन मकसद होता है हिस्ट्री पढ़ने का। इसी तरीके से आज अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, हम ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हमें अर्थ की पोजीशन देखनी है अपने सोलर सिस्टम में। ये फर्स्ट चैप्टर है, आगे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। अपने अर्थ का हैबिटेट है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम जो अर्थ को समझ रहे हैं उसको समझने का क्या मकसद है। आप कहेंगे कि अर्थ की कोई सी भी पोजीशन हो हमें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि अर्थ के ऊपर जब हम उसका हैबिटेट समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे है, वहाँ पर ह्यूमन किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है। हमें वाटर अवेलेबल हो रहा है अर्थ पर, हमें एयर अवेलेबल हो रही है, यही सारी चीज़ें तो हम अदर प्लानेट पर जाकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने मार्स पे एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो हम क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि ह्यूमन का बेहतर सर्वाइवल और कहीं और भी हो सकता है या नहीं। अभी हमने जो मून की स्टडी करी थी, मून प्लैनेट नहीं है, वो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन मून पर चंद्रयान मिशन के थ्रू हमने क्या देखा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जिससे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हो सकता है। वहाँ पे वाटर है, ऑक्सीजन है, एयर है, ये सारी चीज़ें तो हम सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली हर एक चीज़ को पढ़ने का, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक अलग मकसद है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सन छुप जाता है उसके बाद जब हम स्काई को देखते हैं तो हमें बहुत प्यारी सी लगती है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जब पहले थोड़ा सा सूरज एकदम छुप जाता है धीरे धीरे, तो हमें एक डॉट आसमान में दिखता है ऐसे ब्राइट सा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े से ज़्यादा दिखते हैं, फिर हम उनको जब काउंट करना शुरू करते हैं तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो हम काउंट ही नहीं कर पाते। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि उनमें सब ब्राइट नहीं, जो ये होता है ना ट्विंकलिंग होती है, सब ट्विंकल नहीं करते, कुछ ट्विंकल करते हैं कुछ नहीं करते हैं, ये आप नोटिस कर सकते हैं। सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एंड अदर्स डू। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून। मून भी आपको दिखता है, लेकिन मून आपको थोड़ा सा बड़ा शेप में दिखता है। ये आप जानेंगे कि कैसे इसकी शेप बड़ी होती है, स्टार्स की शेप हमें छोटी क्यों दिखती है। मोस्ट ऑफ द डेज आपको मून मिलेगा और उसकी डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट शेप्स भी होती हैं। कभी आप इस तरह का मून भी देखते हैं, फिर बहुत पतला सा देखते हैं, कभी कभी अवेलेबल भी नहीं होता। ओके, फुल मून जब आपको दिखता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, एंड जब न्यू मून होता है उसको हम अमावस्या कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मून दिखता ही नहीं है, अंधेरा अंधेरा एकदम ब्लैक ब्लैक रहता है सब में। और अमावस्या के टाइम पर जब आप ब्राइट स्टार्स देखेंगे ना, अब आप सोचें कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैक नाइट हो रही है, ठीक है, लाइट नहीं है, इसमें अगर हमें वाइट से ये आपके जो स्टार्स हैं उनको आप देखना शुरू करें तो बहुत प्यारे से आपको लगेंगे। The very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ओके, अब हमें क्या क्या देखते हैं, ये रात में तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सन निकलता है, सनलाइट आती है, तो हमें ये सारी चीज़ें स्टार्स दिखना बंद हो जाते हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि सन की लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उस लाइट की वजह से हम अपने स्टार्स को दिख नहीं पाते। हालांकि वो अवेलेबल होते हैं बट हम उनको देख नहीं पाते। अब आप इनको क्या कहेंगे? द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट्स आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज़। ये टर्म आपको याद रखनी है। इसमें क्या क्या आता है? सन
मून और जितनी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमारे उसमें हमें स्काई में दिखती हैं वो शाइन कर रही हैं, वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत हॉट होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं और वो अपनी हीट को एमिट करती हैं, अपनी लाइट को एमिट करती हैं इन द लार्ज अमाउंट, जैसे कि सन की अगर हम बात करें तो सन अपनी हीट निकालता है, अपनी उसकी लाइट होती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। ये चीज़ तो हमने पढ़ी है जब हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में, तब भी देखा था कि जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद से एमिट करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हमने सन पढ़ा था, स्टार्स पढ़े थे। और जब हमने नॉन ल्यूमिनस की बात की थी कि वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद से एमिट नहीं करते उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि मून, क्योंकि मून के पास अपनी लाइट तो होती नहीं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी अपनी लाइट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ भी हमारा प्लैनेट है, उसके पास अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट पर जिंदा है, तो इसीलिए हमारा अर्थ भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है दी सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, इनको हम स्टार्स कहेंगे, और सन भी हमारा एक स्टार है। ये आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि सन भी एक स्टार होता है। देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टॉर्च लेनी है, प्लेन पेपर लेना है और कुछ धागा लेना है, किसी भी कलर का आप ले सकते हैं। ये पिक्चर लगाने का मेरा मकसद ये है कि आपको ऐसा ना लगे कि एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपकी टॉर्च है, इस टॉर्च के ऊपर यहाँ पर आप ये पेपर लगा देंगे। ठीक है, वाइट पेपर आपने लगाया और इस वाइट पेपर को आप धागे से बांध देंगे। आप इस पर एक सर्कल भी कर सकते हैं कि आपने एक सर्कल किया पेंसिल से और फिर आप धागे से इसको बांध देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इस जो आपका ये प्लेन पेपर था इसको परफोरेट कर देना है। इसके अंदर ना आप नीडल से, ये जो नीडल मैंने यहाँ पे लगाई है, इस नीडल से आप इसके अंदर थोड़े थोड़े से होल कर देंगे, इसको परफोरेट करेंगे। उसके बाद अपनी टॉर्च के ऊपर इस पेपर को लगाएंगे, धागे से बांध देंगे और बिल्कुल अंधेरे रूम में जाके, ये आपका डार्क रूम, एकदम डार्क रूम में जाके आपको ये टॉर्च जलानी है। अब देखिए, ये जो आपकी टॉर्च यहाँ पे जल रही है, जिस पे आपने पेपर लगाया है और इस पेपर में कुछ होल हुए हुए हैं, जैसे ही आप इसका बटन दबाएंगे अपनी टॉर्च का, तो आपको यहाँ वॉल पर वाइट कलर का आपको लाइट दिखेगी। तो क्या पता चल रहा है, ये जो होल है इनके थ्रू लाइट जा रही है। ठीक है, पूरा तो आपने बंद कर दिया लेकिन होल के थ्रू लाइट जा रही है, उससे डॉट दे। तो इससे क्या लग रहा है आपको, कि आपको लग रहा है जैसे बिल्कुल आसमान के अंदर हम स्टार्स को देख रहे हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे। तो बेसिकली ये फिनोमिना समझने का हमारा मतलब है कि किस तरीके से लाइट इन स्टार्स तक पहुंचती है। चलें, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब हम दूर रखी हुई कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि एरोप्लेन की बात करें जो कि बहुत हाइट पर उड़ता है, तो बहुत छोटा सा दिखने लगता है ना। अब आप सोचिए, जब एरोप्लेन, इतना बड़ा एरोप्लेन इतनी हाइट पे जाने पे इतना छोटा दिखता है, स्टार्स हमें इतने बारीक बारीक दिखते हैं, इसका मतलब ये बहुत दूर है हमसे। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। आसमान में जब आप लेट कर, मतलब अपने घर पर जब आप टेरेस पर लेट कर देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको स्टार्स की अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे। जैसे ये लड़की देख रही है ना यहाँ पर, तो ये बहुत अलग अलग हमें पैटर्न्स दिखते हैं और इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। तो अगर आपसे कोई कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन पूछे तो आपको सिंपली ये कहना है कि वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यहाँ पे एक मेजर एग्जाम्पल आता है उर्सा मेजर का, जिसको हम बिग बेयर भी कहते हैं। ये एक कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ का ये वाला ईस्ट वाला सरफेस, ये वेस्ट, देन नॉर्थ एंड साउथ। तो आसमान में अगर आप देखें, किसी भी पोजीशन से आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा स्काई दिखता है। तो इतने सारे ब्राइट स्टार्स आपको दिख रहे हैं। इन ब्राइट स्टार्स में अलग अलग शेप बनी हुई है। तो ये वाली शेप जो आपकी है, ये उर्सा मेजर की शेप है। ठीक है, ये बहुत लोग इस पैटर्न को याद रखते हैं ताकि वो डायरेक्शन का पता लगा पाएँ कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही आता है। कुछ पोजीशन, कुछ ये जो ग्रुप का पैटर्न्स है, ये इस तरीके का है जिसको कैसियोपिया कहेंगे। मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। उर्सा मेजर आपको याद रखना है, जिसको हम बिग बेयर भी कहते हैं। ये आगे हम देखेंगे, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का पैटर्न्स भी हमें देखने को मिलता है। देन ये है आपके पास उर्सा मेजर का पिक्चर, जिसको हम कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर कहते हैं और इसको बिग बेयर भी कहते हैं। देखिए बिग बेयर इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आसमान के अंदर ना ये थोड़ा बेयर जैसा लगता है। जो आपका भालू होता है उसके ये यहाँ पे पैर हो गए, ये दूसरा पैर हुआ, ये यहाँ पे उसकी पूंछ हुई, ये इस तरीके से ये बेयर जैसा देखने को लगता है आपको आसमान में। तो ये हमारा रीज़न होता है। नेक्स्ट, कुछ इसको हमने कुछ फेथ के साथ भी जोड़ लिया है। तो जो स्टार्स का पैटर्न है वो हम कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किसी फेथ से जोड़ के उसको बता देते हैं।
ठीक है, ये भी स्टार्स के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट, दिस ग्रुप ऑफ 7 इट इज़ मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक कॉन्स्टलेशन होता है जिसको हम सप्ताह ऋषि कहते हैं, 7 ऋषि, और ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। बेसिकली ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट बनाता है। जो उर्सा मेजर है उसी के अंदर सप्ताश्री होता है। ओके, अब आप अपने बड़ों से, अपनी फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हैं इनको समझने के लिए। जो नॉर्थ स्टार यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली ये नॉर्थ स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसको हम पोल स्टार कहते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, क्योंकि कुछ स्टार से उनकी पोजीशन बदल जाती है, लेकिन जो नॉर्थ स्टार होता है वो हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है, उसकी पोजीशन नहीं बदलती। तो इस वजह से हम इसकी हेल्प ले सकते हैं अपने डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars, such are called planets. जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ सेलेशियल बॉडी के पास अपनी लाइट नहीं होती, अपनी हीट नहीं होती, वो दूसरे की लाइट पर जिंदा रहते हैं, तो उनको हम प्लानट कहते हैं। देखो, प्लानट जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है प्लेनेटिया, और उसका मतलब होता है वेंडरर। ये आप याद रख सकते हैं अपने कहीं पर आंसर लिखने के लिए। ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव, जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो भी एक प्लानट है। मून की अगर बात करें, दैट वी सी इन द स्काई, ये सैटेलाइट होती है, हमारे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, दे हैव रिंग्स। इनकी हम आगे बात करेंगे। बेसिकली 3 प्लानट पे ये रिंग की बात कर रहे हैं, और रिंग्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे। तो देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। द सन, 8 प्लानट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेशियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, इनको हम दे फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम देखें सोलर सिस्टम की, तो इन्होंने कहा सन, ये हो गया आपका सन। उसके बाद 8 प्लानट, वो 8 प्लानट क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके 8 प्लानट हुए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है एस्टेरॉइड्स, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में। इसके बीच में ये आपका मार्स है, इधर जुपिटर, इन दोनों के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है। बेसिकली एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है? जो प्लैनेट्स का टूटा टूटा पार्ट होता है ना, वो एक जगह फॉर्म होकर किस तरीके से रिवॉल्व करने लगता है ग्रेविटी की वजह से, उसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो इन सब को मिला के, और जो जो प्लैनेट हैं इनकी अपनी जो सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे अर्थ की सैटेलाइट मून है, इन सब को मिला के हम कहते हैं सोलर सिस्टम। आया समझ में? नेक्स्ट, सोलर सिस्टम में अगर सन की बात करें तो सर सेंटर में होता है, बहुत बड़ा होता है, ह्यूज, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस होती हैं यहाँ पर। एंड इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके पास एक खींचने वाला फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, और प्लैनेट्स अपने आप को खींचते हैं, उनके पास अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इस तरीके से पूरे ये सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अराउंड। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being a nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सन बहुत ज़्यादा दूर है, 150 किलोमीटर अवे है सन इससे। इसके बाद बहुत ज़्यादा हीट होती है, लेकिन इतनी हीट को हम फील नहीं कर पाते अपनी डिस्टेंस की वजह से। देखो, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ बच्चों। ये अगर इसको आप देखें, ये समझ लीजिए पूरा यूनिवर्स है। हम दूसरी स्लाइड पे जाके इसको देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई फ्री स्लाइड है, नहीं कोई अवेलेबल नहीं है, तो देखिए ये आप समझ लीजिए कि ये पूरा एक यूनिवर्स है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, उस यूनिवर्स में बहुत सारी हमारी गैलेक्सीज़ होती हैं, एकदम ब्राइट ब्राइट कलर की गैलेक्सीज़ आपको दिखेंगी। ठीक है, ये हमारी इतनी आसानी से हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बड़ी सी टेलीस्कोप हमें यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आप देख लेंगे। इन सारी ये जो आपकी गैलेक्सीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़, इनमें क्या होता है, एक छोटी सी कहीं जाके गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स। अब आप सोचिए कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी। इन बिलियंस ऑफ स्टार्स में एक हमारा स्टार होता है, दैट इज़ सन। अब आप सन ये समझिए कि सन का साइज़ कितना बड़ा है, उसको हम इतना छोटा बता रहे हैं गैलेक्सी के अंदर। इस सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं। तो बेसिकली हमारा जो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो मिल्की वे गैलेक्सी में होता है। इसके पास हमारी एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी है, और भी बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं,
जिनको हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ आपका सन जो कि एक स्टार है। देन बात करते हैं प्लानट की, और ये जो सन हमारा जो वर्ड आया बेसिकली ये रोमन माइथोलॉजी से आया है, जिसमें सोल एक वर्ड यूज़ हुआ है फॉर द सन गॉड, जिसका मतलब होता है सोलर फैमिली। ये फैमिली से रिलेटेड होता है सन की, इसीलिए हम इसको सोलर सिस्टम भी कहते हैं और सोलर फैमिली भी यूज़ करते हैं। बच्चों एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि जब हम किसी वर्ड की ओरिजिन पढ़ते हैं तो वो किस लैंग्वेज से ली गई है, जैसे भी हमने कहा कि रोमन माइथोलॉजी से ली है, कुछ वर्ड्स हम ग्रीक से लेते हैं, कुछ लैटिन से। तो ये जो हमारे वर्ड्स की ओरिजिन होती है ये किस तरीके से होती है, देखिए यहाँ पे जियो, इसके साथ लॉजी, मैट्री, ऑइड, ये 3 टर्म्स अगर हम देखें तो जियो का मतलब होता है जी, जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे की बात होती है। देन लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। तो पूरा मिला के अगर हम जियोलॉजी कहें तो ये हो जाएगी जो ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें हैं उनकी स्टडी। लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, कितनी बार हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, जोलॉजी, तो ये लॉजी स्टडी होती है। मैट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट, जैसे कि हमारे पास जियोमेट्रिकल बॉक्स होता था, तो मैट्री का मतलब मेज़रमेंट, सारे जितने भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते थे वो मेज़र करने वाले होते थे। देन ऑइड का मतलब होता है रिजम्बलेंस, जब एक सी कोई चीज़ देखती है उसको हम रिजम्बल एक सा कहते हैं, दैट इज़ रिजम्बलिंग द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ द अर्थ। यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए बार बार अर्थ लेकर आ रहे हैं। अगर मैं वीनस की बात करूँ, देखिए ये वीनस आपका प्लानट है जो अर्थ के जैसा दिखता है, ये अर्थ हुई, अर्थ के जैसा दिखता है, ये शेप में, इसकी साइज़ में बिल्कुल अर्थ जैसा, इसको ट्विन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो बेसिकली इसकी जो शेप है, इसकी शेप को हम कहेंगे जियोइड। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की शेप जैसा दिख रहा है ना, अर्थ को हम अपना बेस मान रहे हैं, तो इसकी शेप को जियोइड, अर्थ के जैसी शेप। ओके, ये वर्ड्स हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, प्लानट में देयर आर 8 प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, और उनको याद रखने के लिए हमारे पास एक इजी सा ट्रिक यहाँ पे दी हुई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। तो यहाँ पे माई फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर आपका अर्थ, देन एम फॉर मार्स, देन जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सेचन, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ये आपके 8 प्लानट हुए। ये 8 के 8 प्लानट एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इनका पाथ थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, जैसे कि ये सन हुआ और ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इलोंगेटेड। लेकिन ये पाथ जो होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। यह इस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट है, अगर ये सन है तो मरकरी इसके बिल्कुल पास में होता है। इट टेक्स अराउंड 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और ये मरकरी पूरा ऑर्बिट करने में 88 डेज लेता है। और अर्थ जो तीसरे नंबर पर आती है वो कितने दिन लेती है, अर्थ लेती है 365 डेज अर्थ पूरे सन का चक्कर लगाने में, इसीलिए हमारा जो साल होता है वो 365 डेज का होता है। वीनस इज़ कंसिडर्ड अर्थ ट्विन, जो मैंने अभी आपको बताया अर्थ का ट्विन होता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। रिसेंटली प्लूटो जो है उसको भी हमने एक प्लानट मान लिया था, लेकिन उसको अब हमने उसके प्लानट की कैटेगरी से हटा दिया। उसका एक रीज़न ये था बेटा कि जो प्लानट होते हैं उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक तो ये कि वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करें, अगर ये सन है तो सिर्फ फिक्स्ड पाथ में, लेकिन प्लूटो ने क्या किया, एक्चुअली उसका पाथ जो था वो डेविएट कर जाता था, वो एकदम फिक्स्ड पाथ में नहीं होता था। दूसरा, उसके ऊपर मास होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस यानी कि ग्रेविटी फोर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब हम उसको प्लानट डिक्लेयर करते हैं। तो फिलहाल में प्लूटो आपका प्लानट नहीं है, कभी कभी उसको ड्वार्फ प्लानट भी कहते हैं, लेकिन लिस्ट में प्लानट प्लूटो के नाम से नहीं है। अर्थ की अगर हम बात करें तो ये 3rd नियरेस्ट प्लानट होता है हमारे सन से, जैसा भी हमने पिक्चर में देखा कि यहाँ पे सन है, तो सन के तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ आता है, दूसरे नंबर पर वीनस था, फर्स्ट नंबर पर मरकरी। इस सीक्वेंस को आप याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स नट्स। इस सीक्वेंस में अर्थ की जो शेप होती है वो जियोइड शेप होती है, इसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ओके, कुछ फेवरेबल कंडीशंस अर्थ पर होती हैं, जैसे कि अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती, बहुत कोल्ड नहीं होती, यहाँ पे सर्वाइव होने के लिए हमारे पास वाटर एंड एयर अवेलेबल होती है, और इसी वजह से यहाँ पे हम सर्वाइव कर पाते हैं। अर्थ पर बहुत सारा पानी होता है, हम कहेंगे कि 71% पानी अर्थ पर होता है, जिसकी वजह से हम उसको ब्लू प्लानट कहते हैं। पानी की वजह से वो नीला नीला दिखता है ना, उसको हम ब्लू प्लानट कहेंगे। और अर्थ हमारा एक यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम के अंदर।
मून की अगर बात करें तो मून क्या होता है, ये अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, और अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट, सिर्फ एक सैटेलाइट है हमारे अर्थ में। जो अदर प्लानट हैं उन पे बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, जुपिटर पर सैटेलाइट्स होती है, मार्स पर बहुत सारे, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी सैटेलाइट्स नहीं होती। बेसिकली ये अब हम आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ये जो मून की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका जो डायमीटर है वो 1/4 होता है अर्थ के, कि ये अर्थ का डायमीटर है, और उस अर्थ के डायमीटर के 1/4 मून का डायमीटर होता है। ओके, मून का डायमीटर अर्थ के 1/4। देन इट अपीयर्स सो बिग, ये ज़्यादा बड़ा हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बिल्कुल पास होता है। ये डिस्टेंस होती है 3,84,400 किलोमीटर, इसीलिए हमें ये ज़्यादा पास में दिखता है। एक चीज़ आपको ये देखनी है कि जो मून है वो अर्थ के का जो चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, वो 27 दिन लेता है। तो अगर ये हमारी अर्थ हुई और ये हुआ मून, तो मून 27 दिन ले रहा है कंप्लीट करने में। उसी के साथ अर्थ जो होती है वो भी पूरा 30 डेज में पूरा करती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमें अर्थ की जो मून की जो शेप है वो सिमिलर दिखती है, हमेशा एक ही साइड हम मून की देख पाते हैं, सिर्फ वन पार्ट, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, इस वजह से हमें सिर्फ एक ही साइड मून की दिख पाती है। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं बता सकती हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। जितनी देर में उसकी स्पिन कंप्लीट होती है उतनी ही देर में वो पूरा रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम उसकी एक ही साइड देख पाते हैं। ये यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे किस तरीके से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, देन वो वापस अर्थ पर आता है, और ये सैटेलाइट्स किस तरीके से ऑर्बिट में एंटर करती है। ऑर्बिट क्या होता है बच्चों, ऑर्बिट की बात करते हैं। बेसिकली आप कुछ भी सोलर सिस्टम के अंदर छोड़ देंगे, स्पेस के अंदर, तो वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ घूमने लगेगा। वो जो घूमने का मोमेंट होता है वही आपकी ऑर्बिट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टिक्स दी हुई हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है उसके बावजूद भी इट टेक्स दिस स्पीड, द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स। 8 मिनट लेती है अर्थ पर पहुँचने में। अब बच्चों देखो कि अर्थ पर पहुँचने में 8 मिनट ले रही है, और यही सेम क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी है, यही सेम क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीपीएससी, इन सब में पूछा गया है। द टाइम टेकन बाय अर्थ बाय लाइट एमिटेड फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, इसका आंसर है 8 मिनट। ये अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। ये पहले हमने क्वेश्चन देखा था जो कि आपका यूपी में, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। द प्लानट विच इज़ कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। तो मैंने आपको बताया कि वीनस बिल्कुल ट्विन सिस्टर कहलाता है अर्थ का, तो यहाँ पे आपका वीनस आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये चंद्रयान 3 की मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप फैक्ट्स को समझें कि किस तरीके से हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। इंडिया उसके बाद जो हमारा मून था, मून की 2 साइड्स हैं, एक साउथ साइड है, एक नॉर्थ साइड है। तो नॉर्थ साइड पे तो बहुत सारी कंट्री ने एक्सप्लोर किया है, 3 कंट्री ऑलरेडी वहाँ पे जा चुकी थी। उसके बाद 4th नंबर पर इंडिया आया, यूएस ने एक्सप्लोर किया, यूएसएसआर यानी कि रशिया ने। लेकिन जो साउथ साइड थी मून की, उस पर जो सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया ने की है, वो फर्स्ट नेशन बना है इंडिया, फर्स्ट नेशन साउथ साइड पे लैंड। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर है ये आप उस वीडियो में देखेंगे। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे पिक्चर लगाई है आपको रिवाइज कराने के लिए। ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे चंद्रयान में जो बेहतरीन से बेहतरीन आपकी रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एस्टेरॉइड्स। अभी हमने एस्टेरॉइड्स की बात करी जो कि टिनी बॉडीज़ होती हैं, इनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये प्लैनेट्स का ही टूटा हुआ पार्ट होता है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में हमने बेल्ट्स देखी थी। देन मीटियोरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के जो मूव करते हैं अराउंड द सन, और कभी कभी ये मीटियोरॉइड्स जो होते हैं ये अर्थ के पास भी आ जाते हैं। ये टूट जाते हैं वहाँ से, मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं और ये टूट कर नीचे आ जाते हैं। और जब ये टूटते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हीट की वजह से ना ये फ्लैश की तरह दिखते हैं, एकदम लाइट। तो आप आसमान में कभी देखेंगे आपको बहुत तेज़ लाइट मिलेगी। तो बेसिकली वो क्या होती है, वो वहाँ पे आपका मीटियोर्स जो होता है वो बर्न हो रहा होता है, उसकी लाइट वहाँ पे अवेलेबल होती है। समटाइम्स ए मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ। कभी कभी बिना जले वो अर्थ पर भी गिर जाता है, तो उसको लोग बहुत गलत समझने लगते हैं कि पता नहीं आसमान से क्या गिर गया। बेसिकली वो मीटियोर्स होता है। आप न्यूज़ में जाके देखें, BBC पे आप सर्च करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। दिस वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेडी नाइट। देखो उसके साथ साथ आप नाइट में कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लरी इस तरीके से वाइट पार्ट देखेंगे, बहुत वाइटिश होगा ये। बेसिकली क्या होता है, ये क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स होता है और इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जिसकी अभी हमने बात की थी।
सोलर सिस्टम उसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंशियंट टाइम पे जब हम इमेजिन करते थे तो हम क्या कहते थे इसको, रिवर ऑफ लाइट। हमें ऐसा लगता था जैसे पानी की रिवर नहीं बहती है, तो हमें ऐसा लगता था ऐसे अब ये लाइट की रिवर बह रही है, मतलब एक नदी बह रही है जिसमें लाइट ही लाइट है, तो इसी वजह से हमने रिवर ऑफ लाइट कहा। और उसको आकाश गंगा, मतलब आकाश मतलब आसमान और गंगा मतलब रिवर, तो जो आकाश के अंदर गंगा बह रही है उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। It is a galaxy, a huge system of billions of stars and clouds of dust and gas. These are millions of such galaxies is called universe. इसकी हम बात कर चुके हैं अभी। तो बच्चों ये हमने पढ़ा, अर्थ की पोजीशन हमने देखी जहाँ पे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हो रहा है, ये सोलर सिस्टम के अंदर आती है। सोलर सिस्टम आपका मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, और उसके बाद यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की क्या एक्सटेंट है, कितनी पहुँचे, वो तो हमें नहीं पता, ठीक है, हम इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाउ डज अ प्लानट डिफर फ्रॉम ए स्टार, किस तरीके से डिफर होता है, स्टार्स में अपनी लाइट होती है, प्लानट पे अपनी लाइट नहीं होती। व्हाट इज़ द मीन बाय सोलर सिस्टम, क्या मतलब होता है सोलर सिस्टम का, जहाँ पे सन होता है उसके अराउंड बहुत सारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनका सीक्वेंस आप लिखेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन करते हैं। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, ये आपका वीनस है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछा गया है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, थर्ड की अगर हम बात करें तो हम अपने सीक्वेंस से याद करेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर, तो ई पर कौन आ रहा है, अर्थ, तो थर्ड हुआ आपका अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, इलोंगेटेड पाथ, तो सारे अभी हमने पढ़ा था इलोंगेटेड पाथ, ये मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया था ना, इलोंगेटेड पाथ में मूव करते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट्स डायरेक्शन, पोल स्टार की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, दैट इज